करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल चैप्टर्स के बारे में पूरे बेहतरीन तरीके से। और आपको बता दें कि अगर आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक अगर ये चैप्टर्स आपको इस बुक का आपने कवर कर लिया, फिर इंग्लिश आपसे डरेगा, आप इंग्लिश से नहीं डरेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चे अगर चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, वह व्यक्ति, वे बच्चे या वे स्टूडेंट्स कभी इंग्लिश में पीछे हो ही नहीं सकते हैं, इंग्लिश में कभी पुअर हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने इस बुक का सिलेक्शन किया है और इस टोटल बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं एक एक चैप्टर को पूरे एनालिसिस के साथ एक एक चीजों को माइक्रो लेवल पे मैं समझाने वाला हूं। और मेरा मोटो ये है कि इन चीजों को इतना बेहतर तरीके से मैं आपको समझा दूं कि एक बार वीडियोस देख लेने के बाद, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आपको कोई डाउट ना रहे और आप एक बेस्ट स्पीकर बन सके, फ्लुएंट स्पीकर बन सके। यही मेरा इंटेंशन है और इसी इंटेंशन के साथ इन सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूं। अच्छी बुक है, आप यहां देख रहे होंगे, बुक का नाम जो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये बुक बनाने आ गया, इसका ट्रांसलेशन करने आ गया, तो फिर आपको इंग्लिश में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंग्लिश आपको बोलने में, वोकैब में, हर तरह की प्रॉब्लम्स का ये एक बुक जो है अपने आप में सॉल्यूशन है। तो मेरे साथ आप भी संकल्प लीजिए कि जब तक आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोलेंगे, तब तक जो है आप कंटिन्यू जो है इस बुक का एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि इस बुक के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सा कंटेंट है, इसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग बात करेंगे चैप्टर्स और हेडिंग्स के बारे में कि इस बुक के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ये काफी यूजफुल बुक है आपके लिए, ये हर क्लास के बच्चों के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो इंग्लिश इसमें सीखने की चाहत है, जो इंग्लिश जो लवर्स हैं, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है, बेस्ट बुक है और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूज ऑफ इज एम आर, तो इस बुक्स में जो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इज एम आर एक्सुलरी वर्ब होता है जिसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और जब किसी वाक्य के अंत में है, हूं, हो रहता है तो उसमें हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और इस बुक्स का जो पहला चैप्टर है वो वही है कि एम इज आर का प्रयोग कहां करते हैं। तो इसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं यही डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर जो है ये है आपका यूज ऑफ वाज और वेयर। सेकंड जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वाज एंड वर का यूज पढ़ने वाले हैं। ये इसका प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों पास्ट टेंस में। और आपको बता दें कि जब वाक्य के अंत में था, थे, थी रहता है, था, थे, थी रहता है, तो उसी में वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में। अब तीसरा जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो जो थर्ड चैप्टर है ये है यूज ऑफ शैल बी और विल बी। यूज ऑफ शैल बी और विल बी, आपको बता दें कि शैल बी और विल बी ये चैप्टर 3 है और इसका प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्यूचर टेंस में करते हैं जब वाक्य के अंत में रहेगा गा, गे और गे। दोस्तों यूट्यूब पे अनेक आप वीडियोस देखेंगे जिसमें ये चैलेंजेस दिया जाता है कि आप बिना ग्रामर का और बिना ट्रांसलेशन का भी स्पोकन कर सकते हैं, लेकिन वो केवल एक झांसा होता है, केवल आपको ट्रैप किया जाता है। बिना ग्रामर और बिना ट्रांसलेशन का आप कभी इस इंग्लिश स्पोकन नहीं कर सकते हैं। ऐसे कहने के लिए टीचर्स बोलते हैं कि नहीं बिना ग्रामर का भी आपको हम इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। जब तक आपको ट्रांसलेट करने नहीं आएगा, वोकैब नहीं होगा आपके पास, तब तक आप जो है इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हमने एक जिद पकड़ा है कि इस बुक्स के जितने भी एक्सरसाइज हैं हम कराएंगे और कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ये चीज अवेलेबल होगा और आप इसको ध्यान से देखिए। अगर एक एक एक्सरसाइज आपको बनाने आ जाता है तो फिर आपको इंग्लिश बोलने से मैं क्या दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर 3 में आपको शैल बी और विल बी का प्रयोग करना है और शैल बी विल बी का प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं जब वाक्य के अंत में गा, रहता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 4 के बारे में आपको बता दें कि चैप्टर 4 जो है इसमें आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर 4 में। इसमें समझना है कि ए कहां लगता है, एन कहां लगता है और द का प्रयोग कहां होता है। जिस तरह से ए को अ पढ़ते हैं, एन को अन पढ़ते हैं, उसी तरह द को हम लोग दी भी पढ़ते हैं। ये आर्टिकल्स होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक को इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरे को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ये जितने भी चैप्टर्स देख रहे हैं वो 9, 10, 11, 12 का सिलेबस भी है और साथ ही साथ स्पोकन में ये ट्रांसलेशन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। अगर आपको ट्रांसलेशन करने आ गया फिर आपको इंग्लिश बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। अब आपको बता दें दोस्तों कि अगला जो चैप्टर इसमें पढ़ना है, लेसन 5 जो पढ़ना है, लेसन 5 में आपको क्या सीखना है, तो लेसन 5 के अंदर आपको यूज ऑफ सीखना है कि दिस कहां लगता है, दैट कहां लगता है और दीज कहां लगता है और दोज कहां लगता है। इनको हम लोग डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। यहां समझेंगे हम लोग कि दैट में, सी में, ही में और ईट में,
ईट में सबका अर्थ वह होता है, लेकिन सबका यूज डिफरेंट होता है। दैट, सी, ही, ईट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 5 के अंदर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा दिस, दैट, दिस और दोस का प्रयोग। अगला जो चैप्टर 6 है, इसमें आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स के बारे में डिस्कस करना है। लेसन 6 में आपको क्या क्या डिस्कस करना है, तो पॉजिटिव केस के बारे में आपको डिस्कस करना है। पॉजिटिव केस आपको बता दी कि मेनली 4 टाइप के होते हैं। केस वाला वीडियो हमने अपलोड भी कर दिया है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में नाउन, नंबर एंड जेंडर और केस के बारे में भी मैंने फुली पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ जो है इसका एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखें तो आप वहां से देख सकते हैं। केस में आपको यहाँ 3 चीजें पढ़ना है। पहला आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, तो जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। उसके बाद आपको पॉजिटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ना होता है। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या है, जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, तो ये सब पॉजिटिव प्रोनाउंस कहलाता है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज आपको डिस्कस करना है, ऑफ का प्रयोग और अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, जिसको पॉजिटिव केस ऑफ नाउन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे लेसन 7 में, चैप्टर 7 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो चैप्टर 7 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ टू हैव। यूज ऑफ टू हैव क्या होता है, तो टू हैव एक वर्ब होता है जिसमें 4 वर्ब्स आपको पढ़ने हैं। हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग और हैविंग का प्रयोग। हालांकि इसमें हैविंग आपको नहीं मिलेगा, ये 3 ही वर्ब्स आपको पढ़ना होता है। हैज और हैड के साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग, ये टू हैव है, जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक किताब है, ये सब उसके पास एक घड़ी है, हम लोग के पास दोस्त है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको लेसन 8 में क्या पढ़ना है, यूज ऑफ इंफिनिटिव विद वर्ब टू हैव। यहाँ पे आपको वर्ब टू हैव के साथ इंफिनिटिव का यूज पढ़ना है लेसन 8 में, कि जहाँ पे अगर हैज रहेगा या हैव रहेगा या फिर हैड रहेगा या फिर सेल हैव रहेगा या विल हैव रहेगा, तो आप इसके साथ अगर 2+V1 का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं 2+V1। इस 2+V1 को दोस्तों इंफिनिटिव वर्ब कहा गया है। 2+V1 को क्या कहा गया है, इंफिनिटिव वर्ब कहा गया है। तो इंफिनिटिव वर्ब का यूज पढ़ना है आपको कि हैज टू हैव के साथ 2+V1 का जब हम यूज करते हैं तो इसका हिंदी समापन कहाँ पे होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है लेसन 9 के बारे में। लेसन 9 क्या होगा दोस्तों, यूज ऑफ इंफिनिटिव विद वर्ब टू बी। तो 9 लेसन क्या है, 9 लेसन है यूज ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव जहां भी आएगा इसका मतलब होता है कि 2+V1। बिना चैप्टर, बिना इस चैप्टर्स के बिना जो है अगर आप डायरेक्ट इस चीज को पढ़ेंगे तो उतना बेहतरीन समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस पूरी वीडियोस को अच्छे से देखिए कि हम लोग इस किताब के अंदर किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक लेसन के बारे में यहाँ पे आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 23 तक जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, एक एक चीजों को मैं बहुत ही माइक्रो लेवल पे पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैंने एक डिटर्मिनेशन लिया है कि जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़ेंगे उनको मैं इंग्लिश सिखा करके रहूंगा। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट भी करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और कहां पे आपको डाउट है। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट भी करना है, उसको मैं री अपलोड कर दूंगा, फिर एक बार अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हम लोग जो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 9 के अंदर कि इंफिनिटिव जो होता है, जो 2+V1 होता है, इसमें जब आप पहले इज लगाते हैं या एम लगाते हैं या आर लगाते हैं या फिर टू बी माने वाज वेयर लगाते हैं या शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग करने पे ये लेसन 9 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंफिनिटिव का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो उसका हिंदी समापन कैसा होता है। देखिए मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फर्जीवाड़े झूठी जो है बच्चों को क्या करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि बिना ग्रामर के भी आप स्पोकन कर सकते हैं, और बाद में मैं देखता हूं कि वही टीचर्स बच्चों को टेंस पढ़ाते हैं, बच्चों को स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं, आर्टिकल पढ़ाते हैं। तो मैं उन टीचर से पूछूंगा कि ये सारी चीजें क्या है, क्या जो है टेंस जो है वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स का कोई टॉपिक होता है क्या, वो ग्रामर का टॉपिक नहीं होता है। तो ये केवल झांसा देते हैं। आपको बता दें दोस्तों, लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। आपको फुली इसमें डूबना पड़ेगा, एक एक चीज को अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक बेस्ट ओरेटर बन सकते हैं, बेस्ट स्पीकर बन सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम में चाहेंगे कि 90 डेज में या 30 डेज में कोई टीचर आपको जो है इंग्लिश स्पोकन सिखा दे, तो वो केवल और केवल एक झांसा होता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इन चीजों को हम लोग अच्छे से लेकर के चलने वाले हैं, एक एक चीजों को कवर करने वाले हैं। मैंने भी डिटरमाइन कर लिया है कि मैं आपको अंग्रेजी हर तरह से इंग्लिश बोलना सिखा करके रहूंगा, एक फ्लुएंट स्पीकर बना करके रहूंगा, और इसके लिए मैं भी मेहनत करूंगा और आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे, दोनों आदमी मिल करके, और इसको हम लोग जब तक हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग दोनों आदमी मिलकर के संघर्ष करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे। साइकिल का अगर 2 पहिया होता है तो दोस्तों उस दोनों को चलना पड़ता है, किसी एक के चलने से तो आपको मुकाम हासिल नहीं हो सकती है। मैं आपको कितना भी बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, कितना बेस्ट एनालिसिस कर दूं, एक्सप्लेनेशन कर दूं, लेकिन उन चीजों को अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, आप उन्हें याद नहीं करेंगे,
एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं समझा सकता है, नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर कोई भी चीज आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एक टीचर को वर्षों से पढ़ा रहा होता है, उसके पास हर तरह का वोकैब होता है, ट्रांसलेटिंग पावर होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप अगर फ्रेशर हैं, न्यूअर हैं, तो आपको एक टीचर के अपेक्षा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे अगर कोई टीचर 1 घंटे का लेक्चर दे रहा है, तो आपको घर पे 3 घंटे उस लेक्चर को सुनना चाहिए, साथ ही साथ उसको बार बार जो है रिवाइज करना चाहिए। एक बुक्स आपके पास होनी चाहिए और उस बुक्स का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करके पुनः अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे लेसन 10 के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेसन 10 में 10 से टेंस भी है, और यहाँ पे 10 नंबर में आपको टेंस भी पढ़ना है। टेंस एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है टेंस का होता है स्ट्रक्चर बिल्डअप करने में। तो आप याद रखिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, खास करके इंग्लिश को सीखने के लिए, आपका टेंस अच्छा होना चाहिए। अगर टेंस स्ट्रांग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और टेंस की ए टू जेड चीजों को हम लोग कवर करेंगे कि टेंस क्या है, टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई है। ये टेंस की उत्पत्ति दोस्तों हुई है टेम्पस शब्द से। टेम्पस का मीनिंग क्या होता है, टाइम होता है। ये दोनों 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये सारी चीजों को, एक एक चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि इस किताब को जब तक हम लोग पूरा करें, हम एक बेस्ट स्पीकर के रूप में, बेस्ट ओरेटर के रूप में अपने आप को देखें, और आपको इस चीज पे ट्रस्ट भी हो जाए कि सर ने जो कमिटमेंट की थी, सर ने अपने कमिटमेंट को पूरा भी किए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपको एक बेस्ट स्पीकर ओरेटर के बारे में के रूप में मैं नहीं देख लेता हूं, तब तक मैं कंटिन्यू जो है वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करेंगे तो इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी किसी तरह की आपके अंदर परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है और जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर उस डॉक्टर से बीमारी को छिपाएंगे, तो फिर वह बीमारी छोटा बीमारी से बड़ा बीमारी बन जाएगा, और एक दिन वह आपकी मौत का कारण बन सकता है। इसलिए टीचर से और ड्राइवर से और डॉक्टर से कभी भी कोई चीज छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर टीचर के सामने ही आप शर्माएंगे, आप जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे, तो फिर टीचर कैसे समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हालांकि मैं इस चीज के लिए आपको दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, कि अगर कोई भी टॉपिक का मैं अगर एनालिसिस कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये मेरा दावा है। लेकिन फिर भी अगर 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें उसको जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे, ताकि उन चीजों को और बेहतर बनाया जा सके। अब यहाँ पे समझते हैं कि टेंस के बाद हम लोग लेसन 11 जो पढ़ने वाले हैं, वो फ्यूचर टेंस इसी में कवर कर लेंगे हम लोग। अब 12 में क्या आपको है, 11 में भी आपको टेंस ही पढ़ना है, फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना है। अब 12 में आपको चैप्टर 12 क्या पढ़ना है, तो सम मोर हिंट्स ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे हम लोग 12 में क्या डिस्कस करने वाले हैं, 12 में डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग 12 में कवर करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होता है। तो ये एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फ्यू का प्रयोग जानेंगे, लिटिल का प्रयोग जानेंगे, इसमें हम लोग अलिटिल का प्रयोग जानेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मच और मैनी का प्रयोग जानेंगे, सम का प्रयोग जानेंगे, ए नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये प्लांटी ऑफ, ठीक है, ये हीप ऑफ, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब 13 में क्या है, सम मोर हिंट्स ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 13 में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, एक को यस नो सेंटेंस कहा जाता है, और एक को डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर आस्किंग समवन ए क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस एंड सेकंड इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो हम लोग टॉपिक्स देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को इस बुक्स में कवर करने हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, और चैप्टर नंबर 14 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 14 में हम लोग क्वेश्चन टैग को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन टैग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए काफी यूजफुल है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी कभी कभी क्वेश्चन टैग जो है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जिसे आप कहेंगे ना कि आई एम राइट, आई एम राइट, मैं सही हूं, तो इसको, इसका क्वेश्चन टैग हो जाता है आरंट आई, आरंट आई। तो इसी आरंट आई को क्या कहेंगे, क्वेश्चन टैग कहेंगे। हिंदी में इसको हम लोग प्रश्नगाट कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि 15 जो चैप्टर नंबर 15 है, इसमें हम लोग देयर का यूज समझने वाले हैं दोस्तों। देयर का यूज समझने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी देयर, देयर का मीनिंग होता भी है और नहीं भी होता है, यह एक प्रोनाउन होता है। जैसे आप कहेंगे कि देयर इज मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, मेनी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स
इन द क्लास। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि देयर के साथ क्या लगा है, आर लगा है। देयर एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ इज भी लगता है और आर भी लगता है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे आने वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। देयर का मीनिंग होता भी है और नहीं भी होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग लेसन 15 में यानी चैप्टर 15 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग समझेंगे कि लेसन 16 में हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का यूज जानने वाले हैं। जैसे इट रेंस का मतलब क्या होता है, वर्षा होती है। इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock मतलब 10 बजा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत में किसका प्रयोग किया जाता है, इट का। हालांकि इट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता, ये नो मीनिंग होता है। तो लेसन 16 के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इट का प्रयोग मतलब टाइम को दर्शाने के लिए, डेट को दर्शाने के लिए, फेस्टिवल को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे यूज ऑफ कैन कुड। यहाँ पे इसको मॉडल एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं दोस्तों। लेसन नंबर 17 में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मॉडल एक्सुलरी वर्ब, यूज ऑफ मॉडल एक्सुलरी वर्ब। स्पोकन में ये एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग। तो यहाँ पे मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैन का यूज कहाँ होता है, कुड का कहाँ होता है, फिर मे का प्रयोग कहाँ होता है, माइट का प्रयोग कहाँ होता है। फिर यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि विल कहाँ लगता है, वुड कहाँ लगता है, फिर सेल कहाँ लगता है, शुड कहाँ लगता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मस्ट का प्रयोग, ठीक है, मस्ट के बाद हम लोग आउट टू का प्रयोग। इन सबको हम लोग मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं और मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका क्या है, 17 है। अब यहाँ पे समझेंगे कि रूल नंबर जो ये चैप्टर नंबर जो 18 है, इसमें हम लोग फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि सब्जेक्ट का जो मीनिंग होता है वो दो मीनिंग होता है। एक सब्जेक्ट का मीनिंग कर्ता होता है जो आपको ग्रामर में पढ़ना होता है। हालांकि सब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग विषय होता है, लेकिन ग्रामर में इसको हम लोग विषय नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्ट हमारा जो है नाउन के रूप में भी हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, वर्ब के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं लेसन 18 के अंदर। अब लेसन 19 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, तो लेसन 19 में हम लोग एक्टिव टू पैसिव सीखने वाले हैं। एक्टिव टू पैसिव, ये एक्टिव टू पैसिव क्या होता है दोस्तों, तो एक्टिव टू पैसिव आपका वॉइस होता है जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है। इसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जिसमें हम लोग बोलने की कला को विकसित करते हैं कि एक ही बात को हम लोग कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो किसी भी बात को दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। पहला तरीका एक्टिव मतलब कर्तृवाच्य होता है, मतलब सीधे सीधे हम लोग बात को बोल सकते हैं, और दूसरा पैसिव वॉइस होता है जिसको हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। तो एक्टिव और पैसिव आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए एक्टिव पैसिव का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिसको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अब 20 में हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, तो चैप्टर 20 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पीच, जिसका दूसरा नाम नारेशन होता है। इसकी उत्पत्ति नारेट शब्द से हुई है। तो स्पीच और नारेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस भी है। सिलेबस के साथ साथ जब आपको ट्रांसलेट आप एक्टिव पैसिव का या डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करने लगेंगे तो समझिए कि आपके लिए स्पोकन जो होगा बिल्कुल मतलब बच्चों का क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। इसको आप चिल्ड्रंस मतलब चाइल्डिश प्ले बोल सकते हैं। ये बच्चों का खेल हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। दाल भात का कौर हो जाएगा कि मतलब बहुत आसान चीज हो जाएगी आपके पास। चाइल्ड्स प्ले जिसको आप कहते हैं, बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का अर्थ क्या होता है, बच्चों का खेल, या दाल भात का कौर जिसको आप कहते हैं, कोई आसान चीज। अब यहाँ पे अगले 21 में हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जानने वाले हैं। वर्ब्स का शॉर्ट फॉर्म मतलब स्पोकन से रिलेटेड तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको और हम अप्लाई करेंगे तो हमें स्पोकन इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा, राइटिंग इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 22 के अंदर, और 23 के अंदर हम लोग वर्ब फॉर्म्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टेंस को बनाने के लिए, यानी कि V1 V2 V3 V4 और V5। ये सब वर्ब फॉर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं 23 के अंदर, जिसमें आपको बहुत सारे वर्ब मिल जाते हैं वहां पे मीनिंग के साथ, फॉर्म्स के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेंस के अंदर। टेंस बनाने में भी इससे हेल्प मिलती है, वॉइस में भी इससे हेल्प मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल चैप्टर्स के बारे में पूरे बेहतरीन तरीके से। और आपको बता दें कि अगर आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक अगर ये चैप्टर्स आपको इस बुक का आपने कवर कर लिया, फिर इंग्लिश आपसे डरेगा, आप इंग्लिश से नहीं डरेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चे अगर चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, वह व्यक्ति वे बच्चे या वे स्टूडेंट्स कभी इंग्लिश में पीछे हो ही नहीं सकते हैं, इंग्लिश में कभी पुअर हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने इस बुक का सिलेक्शन किया है और इस टोटल बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं एक एक चैप्टर को पूरे एनालिसिस के साथ एक एक चीजों को माइक्रो लेवल पे मैं समझाने वाला हूं। और मेरा मोटो ये है कि इन चीजों को इतना बेहतर तरीके से मैं आपको समझा दूं कि एक बार वीडियोस देख लेने के बाद, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आपको कोई डाउट ना रहे और आप एक बेस्ट स्पीकर बन सके, फ्लुएंट स्पीकर बन सके। यही मेरा इंटेंशन है और इसी इंटेंशन के साथ इन सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूं। तो पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से देखिए कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज है दोस्तों।
लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको जाना कहाँ है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और जो भी ट्रेन आए उसी ट्रेन में बैठ करके और दिन भर आप इधर से उधर जाते रहे, तो कभी आप अपने गंतव्य स्थान मतलब कि जहां पे आप जाना चाहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन जो है आप वहां कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, ओरेटर बनना चाहते हैं, या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसमें आपको क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज नहीं पढ़ना है। टू दी पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। यहाँ पे आपको इंग्लिश सीखना है तो कौन कौन से चैप्टर्स आपके क्लियर होने चाहिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए कौन कौन से मटेरियल्स होने चाहिए आपको, तो इन चीजों को पहले आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि मोर स्टडी मोर टेंशन, नो स्टडी नो टेंशन, सम स्टडी सम टेंशन। बच्चों अगर पढ़ेंगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो फिर तो वो जगत गुरु होंगे, उनको लगेगा सब कुछ मुझे पता है और पूछने पे कुछ नहीं आता है। क्या वजह है बच्चों की कि शुरू से वो लोग नाउन प्रोनाउन और टेंस पे अटके होते हैं, ये दो चैप्टर पढ़ते हैं तब तक उब जाते हैं और फिर वो पढ़ाई को गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज 1 से लेकर के चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 23 तक जिस दिन आपने शिद्दत से मेहनत करके इन चीजों को कवर कर लिया, तो फिर आप 90 डेज के अंदर एक बेस्ट ओरेटर बन सकते हैं। लेकिन अब अगर आप 90 डेज में आपने 5 ही चैप्टर को कवर किया और बाकी चैप्टर्स को आपने छोड़ दिया, बीच में ही गिव अप कर दिया, तो फिर आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते हैं। फिर वो टीचर की कमी नहीं है। टीचर अगर कोई डॉक्टर आपको 5 टैबलेट दे और उसमें से आप एक ही टैबलेट को खाइए और फिर बोलिए कि मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आपको बेस्ट अगर आप किसी बेस्ट डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और वहां पे डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, जो टाइमिंग बता रहा है खाने का, अगर उस चीज को आप फॉलो नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे और फिर आप डॉक्टर को ही ब्लेम देंगे कि मेरी बीमारी सही नहीं हो रही है, तो फिर तो ये गलत बात है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी आपको बताया जा रहा है उस चीज को फॉलो कीजिए। 90 डेज तक अपने आप को फुली इसमें डोमिनेट कर दीजिए, एकदम डेडिकेट कर दीजिए, फुली डेडिकेट कर दीजिए और फिर देखिए इसका जो रिजल्ट होगा वो एक यूनिक रिजल्ट होगा। फिर आपको लगेगा कि काश ये मैंने पहले कर लिया होता तो आज मेरी कुछ अलग ही अंदाज होता। तो थैंक यू बने रहने के लिए। ये फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट सेशन है जिसमें हम लोग तमाम चैप्टर्स को कवर किए हुए हैं। अब सेकंड वीडियो में, सेकंड एपिसोड में हम लोग बात करेंगे लेसन 1 के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगा पूरे एनालिसिस के साथ कि यूज ऑफ एम इज आर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं। तो थैंक यू बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से चैप्टर इसमें पढ़ चुके हैं और कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं।